Hello my dear students, welcome back to channel with my new video. My name is Amir from A1 Coaching. तो बेटा आज से स्टार्ट करेंगे हम आप लोगों की स्पेशल डिमांड पर 2023 से जो 2024 वाले बैच हैं उनके लिए वन शॉर्ट वीडियो। तो ऑलरेडी सिलेबस मेरा अपलोडेड है कॉमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स का, तो वो कोई पढ़ना चाहता है तो जाके इजीली पढ़ सकता है। बट बच्चों ने बोला कि सर नया साल कि नए बैच के लिए नई वीडियो आनी चाहिए, तो आज से वीडियो आएगी और 15 दिन के अंदर पूरा सिलेबस मैं कंप्लीट करा दूंगा। आज है 1 दिसंबर, 15 दिसंबर को आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट रहेगा कॉमर्स का, और अगले 15 दिन के अंदर मैं इकोनॉमिक्स भी आपका करवा दूंगा। यानी कि 1 जनवरी नया साल आने से पहले कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और 2 चैप्टर नहीं अपलोडेड थे लास्ट ईयर में, तो वो भी मैं करा दूंगा। बच्चों ने बहुत डिमांड की थी, टेंशन मत लो, वो भी करवा दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा चैप्टर, जिसका फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है स्टेक होल्डर इन कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो लास्ट मैंने जो सिलेबस कराया है वो कई पार्ट्स में चैप्टर है, बट अब जो वीडियो आएगी वन शॉट आएगी और कोशिश करूंगा कम से कम टाइम में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए और आपको समझ में आए। डिस्क्रिप्शन में नोट्स अवेलेबल रहेगी, जाके डाउनलोड कर लेना। ठीक है, जैसे जैसे चैप्टर होता जाएगा उसी चैप्टर में नोट्स रहेगा, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोट्स मिल जाया करेगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं और बिना टाइम वेस्ट करें। तो देखो चैप्टर का नाम है स्टेक होल्डर इन कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, चैप्टर नंबर 1। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्टेक होल्डर क्या होता है भाई। तो देखो स्टेक होल्डर, अब यहाँ पे स्टेक होल्डर में स्टेक का मतलब क्या होता है। द टर्म स्टेक होल्डर हैज डेवलप्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेक। तो स्टेक होल्डर वर्ड कहाँ से आया बेटा, स्टेक से, विच मीन्स इंटरेस्ट। तो स्टेक का मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट रखना। ठीक है, होल्डर कौन होता है, जो कोई पर्सन होता है। तो जब कोई भी पर्सन किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में जहाँ पर पैसों से रिलेटेड बात होती है वहाँ पर इंटरेस्ट रखता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेक होल्डर। थोड़ा सा डाउट होगा सर इंटरेस्ट रखता है। देखो समझो, जैसे मान लो ये एक कंपनी है, कोई भी कंपनी है, कंपनी का नाम ले लेते हैं बेटा जी हम लोग केजीएफ, अपने रॉकी भाई की कंपनी है। ठीक है, तो इस केजीएफ कंपनी में कुछ भाई मैनेजर होंगे, है ना, कुछ लेबर होंगे। ठीक है, तो ये सब क्या रखते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं भाई, इनको सैलरी मिलेगी। अगर कंपनी बंद होगी तो इनकी नौकरी चली जाएगी। कुछ इस यहाँ पर सप्लायर होंगे जो रॉ मटेरियल भेजते होंगे, कुछ लैंडलॉर्ड होंगे जो यहाँ से किराया लेने आते होंगे। तो ये यहाँ पे काम नहीं करते, बट इनको किराया तो यहीं से मिलता है। यहाँ पे काम तो नहीं करता लेकिन सप्लाई तो यहीं पे करते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी ना किसी तरह से कंपनी से जुड़े हुए हैं। तो जब कोई भी इंस्टीट्यूशन से, कोई भी कंपनी से लोग जुड़े हुए होते हैं और फाइनेंशियली स्टेक रखते हैं, फाइनेंशियली का मतलब पैसों से रिलेटेड स्टेक रखते हैं। ठीक है, ये नहीं अरे वो बीमार हो गया यार उसको क्या होगा, तो इस बारे में नहीं, मतलब अरे यार वो कंपनी बंद होगी तो मेरा लॉस हो जाएगा। जहाँ फाइनेंशियली स्टेक रखते हैं, फाइनेंशियली इंटरेस्ट रखते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टेक होल्डर। तो सिंपल में याद रखना, ऑल द पर्सन विच आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। ठीक है, कोई भी लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरह किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, स्टेक होल्डर। समझ में आई बात। तो द टर्म स्टेक होल्डर हैज डेवलप्ड फ्रॉम द वर्ड स्टेक, विच मीन्स होता है इंटरेस्ट और एक्सपेक्टेड बेनिफिट, या फिर इंटरेस्ट रखना या फिर बेनिफिट एक्सपेक्ट करना। समझ में आई बात, क्लियर हुआ है स्टेक होल्डर का मतलब कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, इसको रफ करूं। चलो अब आगे बात करते हैं बेटा, जो अगला टॉपिक है इसी में वो है डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। क्या है डिफरेंस बिटवीन स्टेक होल्डर एंड शेयर होल्डर। ठीक है, तो देखो जल्द कोशिश करेंगे जल्द से जल्द कंप्लीट हो, आपका 20 से 25 मिनट के अंदर हर चैप्टर कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको 15-20 मिनट देखना पड़े और आपका चैप्टर कंप्लीट होता जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर में क्या डिफरेंस होता है। देखो स्टेक होल्डर और शेयर होल्डर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है बेटा वो ये है, एक चीज ध्यान में रखना, जितने भी शेयर होल्डर होते हैं वो स्टेक होल्डर होते हैं। जितने भी शेयर होल्डर है वो स्टेक होल्डर है, लेकिन सारे के सारे स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं है। समझ रहे हो, फिर से सुनो, सारे के जितने भी शेयर होल्डर हैं वो स्टेक होल्डर होते हैं, लेकिन सारे स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होते। देखो एग्जांपल समझाता हूँ, ये है मेरी कोचिंग, इसका नाम है A1 कोचिंग। अब इस A1 कोचिंग में भाई साहब 2 टीचर पढ़ाते हैं, एक का नाम है शाद सर और एक का नाम है अमित सर। अब ये 2 टीचर पढ़ाते हैं, एक का नाम है शाद सर, एक है अमित सर। तो दोनों के दोनों मेरी कोचिंग पढ़ाते हैं, ये मैथ्स पढ़ाते हैं और ये जो है कॉमर्स पढ़ाते हैं भाई। तो 2 अलग अलग टीचर हैं।
अब दोनों पढ़ाते हैं तो दोनों फाइनेंशियली जुड़े हुए हैं, यहाँ से इनको सैलरी मिलती होगी, तो दोनों के दोनों कौन है, स्टेक होल्डर है। समझ रहे हो, मतलब जुड़े तो फाइनेंशियली है भाई, दोनों को पैसों से लेना देना है, जॉब करते हैं, पैसा मिलेगा, सैलरी मिलेगी, तो दोनों ही शाद सर और अमित सर दोनों कौन है, स्टेक होल्डर है। ठीक है, लेकिन अब जो शाद सर हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया हमारी कोचिंग में। इन्होंने कहा कि भाई हम पैसा लगा रहे हैं तो हमें इस पे कमीशन भी मिलेगा। समझ में आ रही बात। तो अब इन्होंने पैसा भी इन्वेस्ट कर दिया, तो ये कौन हो गए, शेयर होल्डर। तो वो और इन्होंने नहीं लगाया, तो ये क्या है, खाली स्टेक होल्डर है। ठीक है, जुड़े हैं स्टेक होल्डर है, जुड़े ये भी हैं स्टेक होल्डर है, लेकिन जो पैसा भी इन्वेस्ट कर देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर तो होता ही है, साथ ही साथ स्टेक होल्डर भी होता है। समझ रहे हो, तो शेयर होल्डर स्टेक होल्डर भी होता है, बट स्टेक होल्डर शेयर होल्डर नहीं होता है। ये स्टेक होल्डर है अमित सर, बट शेयर होल्डर नहीं है, क्योंकि इन्होंने पैसा नहीं इन्वेस्ट किया। जो पैसा इन्वेस्ट कर देता है बेटा वो कौन होता है, शेयर होल्डर होता है। आई होप, उम्मीद करता हूँ क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, चलो आगे देखो भाई। इसका नोट्स पूरा आपको मैं दे दूंगा, टेंशन मत लो। वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना, वहाँ पे नोट्स है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक, नंबर आगे बढ़ते हैं। स्टेक होल्डर क्लासीफाई इनटू 2 कैटेगरीज। तो स्टेक होल्डर को क्लासीफाई किया गया है 2 कैटेगरीज के अंदर। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला है बेटा इंटरनल स्टेक होल्डर और दूसरा है एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। ठीक है, तो एक मिनट रुको, देखो सामने आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा डिफरेंस। तो डिफरेंस तो मैंने बताया ही नहीं आप लोगों को। तो सबसे पहला डिफरेंस है स्टेक होल्डर कस्टमर। इसके डिफरेंस के बाद ये बताना मुझे, ठीक है, स्टेक होल्डर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है। आ रहा है, देखो तो पहला डिफरेंस है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला डिफरेंस है स्टेक होल्डर लाइक शेयर होल्डर्स एंड एम्प्लॉइज हैव अ फाइनेंशियल स्टेक इन अ बिजनेस फर्म। मतलब स्टेक होल्डर जो होता है ना वो शेयर होल्डर की तरह होता है, और वो क्या होता है, फाइनेंशियली जुड़ा होता है। लेकिन कस्टमर से क्या मतलब, कस्टमर दुकान में आएगा तो आएगा, मिलेगा तो खरीदेगा, नहीं तो दूसरी दुकान में चला जाएगा। यही तो होता है ना, समझ रहे हो कि नहीं। क्लियर। नंबर 2, स्टेक होल्डर सप्लाई फाइनेंशियल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। सप्लाई कैपिटल मतलब स्टेक होल्डर करता है, फाइनेंशियल कैपिटल लगाता है भाई, या फिर अपनी मेहनत लगाता है। ह्यूमन कैपिटल, इंसान भी तो मेहनत करता है ना। लेकिन कस्टमर डू नॉट सप्लाई एनी कैपिटल टू द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन सब कस्टमर कोई भी पैसा नहीं लगाता है, कस्टमर सामान खरीद जाता है ना, कंज्यूमर पैसा क्यों लगाएगा। ठीक। नंबर 3, बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब स्टेक होल्डर डू नॉट बाय और सर्विस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। भाई मेरी दुकान है, मैं सामान क्यों खरीदूंगा, आप लोग खरीदने आओगे ना, मैं खुद ही को क्यों पढ़ाऊंगा, आप लोग पढ़ने आओगे ना। समझ रहे हो कि नहीं। तो स्टेक होल्डर डू नॉट बाय गुड्स और सर्विस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या है, कस्टमर बाय गुड्स और सर्विस फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। कस्टमर क्या करता है, गुड्स और सर्विसेज खरीदता है, कहाँ से, हमारे ऑर्गेनाइजेशन से। आगे रिस्क टेकिंग। तो स्टेक होल्डर टेक्स रिस्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्टेक होल्डर क्या करता है भाई, रिस्क लेता है, कहाँ से, ऑर्गेनाइजेशन में भाई पैसा लगाता है ना, शेयर होल्डर ही तो होता है स्टेक होल्डर। लेकिन कस्टमर रिस्क नहीं लेता है। नंबर 5, प्रोडक्ट ओरिएंटेशन। प्रोडक्ट्स आर नॉट मैन्युफैक्चर अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर। जो भी प्रोडक्ट बनता है वो स्टेक होल्डर के हिसाब से थोड़ी बनता है। प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनता है, जल्दी बोलो, किसके हिसाब से बनता है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनता है कस्टमर के हिसाब से, जो चाहिए आप लोग को वो। अगर आप कहोगे सर बैठ के पढ़ाइए, बैठ के पढ़ाएंगे, खड़ो की पढ़ाएंगे, क्या करेंगे भाई, मजबूरी आप लोग को पढ़ना है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। हाँ, यहाँ पर कुछ चीज़ें मेरी भी रहेगी कि मुझे लगता है अच्छे खड़ो के ही बेटर है, तो मैं खड़ो के ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन बात करें अगर हम लोग कि 2 तरह का मार्कर है, ये कौन सा यार, कैमलिन का है और एक होता है एल्कॉस का। तो मुझे लगता है कैमलिन का मार्कर अच्छा है, लेकिन लोग बोले एल्कॉस चाहिए, तो मैं एल्कॉस कब लेके आऊँगा ना यार, क्या करूँगा, जब कस्टमर को चाहिए ही नहीं तो वही लाऊंगा ना जो कस्टमर को चाहिए। समझ रहे हो, तो ये होता है डिफरेंस। तो 5 डिफरेंस में से देख के चले जाओगे। अगला डिफरेंस है शेयर होल्डर और कस्टमर में क्या डिफरेंस होता है। वही सेम चीज़ है, स्टेक होल्डर भी तो शेयर होल्डर ही था, देख लो लिखा हुआ है। तो शेयर होल्डर्स आर स्टेक होल्डर एज दे हैव अ फाइनेंशियली स्टेक द कंपनी। शेयर होल्डर स्टेक होल्डर होता है और फाइनेंशियली कंपनी से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन कस्टमर आर नॉट स्टेक होल्डर, डू नॉट हैव अ फाइनेंशियल स्टेक इन द कंपनी। कस्टमर स्टेक होल्डर नहीं होता, फाइनेंशियली कंपनी से नहीं जुड़ा होता है। इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी और बाइंग इट्स शेयर्स। शेयर होल्डर क्या होता है, इन्वेस्ट करता है मनी कंपनी में, और कस्टमर पैसा इन्वेस्ट नहीं करता है। शेयर होल्डर रिसीव डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी। शेयर होल्डर को रिसीव मिलता है डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब होता है प्रॉफिट के फॉर्म में पैसा मिलता है, लेकिन कस्टमर को नहीं मिलता है। रिस्क, शेयर होल्डर अंडरटेक्स रिस्क ऑफ लॉस ऑन द इन्वेस्टमेंट मेड इन द कंपनी। शेयर होल्डर को रिस्क भी रहता है, भैया पैसा लगाया है तो रिस्क तो रहेगा ही ना। समझ रहे हो कि नहीं। बोर्ड का एग्जाम आया है तो आपको रिस्क तो रहेगा ही ना कि मार्क्स कम ज़्यादा ना हो जाए, तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। लेकिन कस्टमर भैया जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, गाड़ी चला रहा है,
उसको क्या दिक्कत है, उसको कोई ना लेना देना थोड़ी है। तो उसके कस्टमर को डू नॉट टेक अंडर रिस्क, कंज्यूमर कोई रिस्क नहीं होता है, दुकान बंद तो बंद, कहीं और से खरीदेंगे, हमें क्या दिक्कत है भाई, हमें क्या दिक्कत है, समझ रहे हो, क्लियर है। इसके बाद है शेयर होल्डर और क्रेडिटर्स में डिफरेंस। अभी क्रेडिटर्स कौन होता है भाई साहब, क्रेडिटर्स समझते हो जो उधार में हमें सामान देते हैं। जैसे मान लो ये मैं हूँ, मेरी कंपनी है ना, तो या दुकान है मेरी, और ये बैंक है, या फिर ये आप लोग हो, आप लोग में किसका नाम ले लूँ यार, हाँ एक स्पर्श एक लड़का पढ़ रहा है, चलो वो है, ठीक है। तो अब ये बच्चे हैं, मैंने इनसे लोन लिया, स्पर्श से, मैंने बैंक से लोन लिया, तो आप लोग कौन हो मेरे लिए, क्रेडिटर, मुझे आपको पैसा देना है। आप मेरी ऑर्गेनाइजेशन से तो नहीं जुड़े हो डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली जुड़े हो ना, मतलब मेरे यहाँ काम तो नहीं करते हो, लेकिन मैं भाग गया, मर गया, तो आप लोग को नुकसान हो जाएगा ना, आपका पैसा कौन देगा, टेंशन में आ जाओगे। तो वो कौन होता है, क्रेडिटर होता है, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि शेयर होल्डर और क्रेडिटर में क्या डिफरेंस होता है, तो देखो ध्यान से, शेयर होल्डर इंटरनल स्टेक होल्डर होता है और क्रेडिटर एक्सटर्नल होता है। अभी इंटरनल एक्सटर्नल बताता हूँ, अभी फिलहाल के इतना समझ लो कि शेयर होल्डर इंटरनल है और क्रेडिटर कौन है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। नंबर 2, दे इन्वेस्ट इन द कैपिटल ऑफ द कंपनी। शेयर होल्डर क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं कैपिटल कंपनी में, लेकिन क्रेडिटर दे ओनली गिव लोन टू द कंपनी, ये सिर्फ लोन देते हैं, इन्वेस्ट वगैरह नहीं करते, ठीक। डिग्री ऑफ रिस्क, ग्रेटर रिस्क ऑफ लॉस ऑफ कैपिटल, शेयर होल्डर में ग्रेटर रिस्क होता है लॉस होने का, लेकिन उसमें क्या होता है, लेस रिस्क लॉस ऑफ लोन, क्या होता है, रिस्क लेस होता है। नंबर 4, प्रॉफिट शेयरिंग, प्रॉफिट शेयरिंग का सिंपल सी बात है, शेयर होल्डर को प्रॉफिट मिलता है, क्रिएटर को प्रॉफिट से लेना देना नहीं है, खाली उसे जितना पैसा दिया है उसको अपने इंटरेस्ट से मतलब होता है और या दिए हुए पैसे से मतलब होता है। नंबर 5, दे आर द मेंबर्स ऑफ द कंपनी है वोटिंग राइट्स। शेयर होल्डर के पास बेटा वोटिंग राइट्स होता है, लेकिन जो दूसरा वाला है कौन, क्रेडिटर, उसके पास क्या है, वोटिंग राइट्स होगा, वो तो सामान सप्लाई करता है ना बेचारा, लोन देता है ना उधार, उससे क्या मतलब, तो उसमें वोटिंग राइट्स नहीं होता है। क्लियर हुआ, नहीं क्लियर हुआ, हो गया, चलो। तो भाई ये यहाँ तक आपका बात हो गई पूरी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल स्टेक होल्डर की तरफ। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है हाँ कि ना। अच्छा, अब यहाँ से पढ़ने से पहले एक बात बता दूँ, ऐसे बहुत से बच्चे जिनको पता नहीं कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, तो बेटा मैं आपके सिटी इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ, करैली में हमारी कोचिंग है। तो बहुत से बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं, वो लखनऊ, कानपुर और पता नहीं कहाँ सोच लेते हैं, तो उनको मैं बता दूँ इलाहाबाद से बिलोंग करता हूँ। ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं मुझसे, बट ले नहीं पाते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता। लास्ट ईयर बहुत से बच्चे थे, तो अगर ऐसे कोई भी बच्चे हैं तो हमने अपना क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है, स्टार्ट कर रहे हैं 10 दिसंबर से। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं और ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, तो 10 दिसंबर से स्टार्ट होगा और एक महीने के अंदर आपका, एक महीना क्या 30 डेज है, 40 डेज के अंदर, 40 दिन के अंदर पूरा का पूरा कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। तो जितने भी बच्चे हैं इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो लोग डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को बताना जरूरी था कि बहुत से बच्चे पढ़ना चाहते हैं बट उनको मालूम नहीं चल पाता है, ठीक है, क्योंकि मैं कभी मेंशन भी नहीं करता हूँ कि भाई कहाँ से हूँ क्या हूँ, तो इसलिए मैंने बता दिया, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर देना जो इलाहाबाद से बिलोंग करते होंगे उनको, ठीक है। चलो आगे देखो, बात करते हैं हम लोग इंटरनल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर क्या होता है, ठीक है। तो इंटरनल यानी कि घर का आदमी और एक्सटर्नल यानी बाहर का आदमी, समझ रहे हो। इंटरनल मतलब घर का, एक्सटर्नल मतलब बाहर का। मतलब सर इंटरनल स्टेक होल्डर मान लो जैसे ये हमारी कंपनी है, मान लो, है ना। अब इस कंपनी में मैनेजर है ना, ओनर है जो मालिक है, शेयर होल्डर है जिसने पैसा लगाया हुआ है, ओनर शेयर होल्डर एक ही होता है, ठीक है। एम्प्लॉयज़ है जो भाई यहाँ पे काम करते हैं, लेबर है, असिस्टेंट है, वो सब कौन है, ये सब लोग कौन है भाई, कंपनी से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, है ना, घर के आदमी, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरनल स्टेक होल्डर। लेकिन अब जैसे सप्लायर है, कंपनी जहाँ पर ली गई है वो किराए पर ली गई है, वो कौन है, लैंडलॉर्ड है। तो ये सब कौन है, बैंक है, बैंक ने आपको लोन दिया है, तो इनको आपकी कंपनी में प्रॉफिट हो या ना हो, लेकिन लोग इनडायरेक्टली आपसे जुड़े हैं ना। सप्लायर आपके सामान पहुंचाता है, बैंक आपको लोन देता है, ये आपको ज़मीन किराए पे दी है, डायरेक्टली इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन आपसे जुड़ा तो है ना, समझ में आ रही बात। तो ये सब कौन है, स्टेक होल्डर, और ये सब कौन है, इंटरनल, और ये बैंक, लैंडलॉर्ड, सप्लाई, ये सब कौन है, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। समझ में आ रही बात, क्लियर हो रही है, हो रही है, ठीक है, क्लियर है। इंटरनल स्टेक होल्डर समझ गए, तो यहाँ लिखा भी मैंने, इंटरनल में ओनर्स, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज, और इसमें क्रेडिटर्स, सप्लायर, कॉम्पिटिटर्स, गवर्नमेंट भी होती है, ठीक है। गवर्नमेंट भी तो आपसे इनडायरेक्टली जुड़ी है, दिक्कत देती रहती है, टैक्स दो, बेचारे बिजनेसमैन परेशान, समझ रहे हो। तो ये होता है, क्लियर हो गया। चलो आगे बात करते हैं भाई, आपका हम लोग
एक्सपेक्टेशंस की। यहाँ तक हो गया। अब लास्ट टॉपिक है आपका इस चैप्टर का, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स। तो जितने भी लोग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े होते हैं सबकी अपनी अपनी क्या होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है कि नहीं होती है। भाई आप लोग मुझसे पढ़ रहे हो या मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मेरी भी एक्सपेक्टेशंस है ना कि आप लोग वीडियो को लाइक तो करो, कम से कम कमेंट तो किया करो, ये समझ में आया कि नहीं आया। करते ही नहीं हो, पढ़ते हो चले जाते हो, तो आज लाइक कमेंट करोगे, ठीक है, और खुल के बताओगे कि कैसा लगता है, समझ में आता है कि नहीं आता है। और अपने फ्रेंड्स वगैरह को, क्लासमेट को शेयर ही नहीं करते हो भाई। अच्छा बोलते हो सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन शेयर वगैरह करते नहीं हो यार, तो अब तो कर दो। आप लोग करोगे, इस पहली वीडियो है, अच्छे लाइक व्यू आएंगे तो मेरा भी मोटिवेशन आएगा और मैं आप लोगों के लिए लगातार वीडियो बनाता चला जाऊंगा। पूरा सिलेबस, फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, लाइव क्लासेस। अब व्यूज़ नहीं आएंगे, लगेगा यार लोगों को समझ में नहीं आता, तो मेरा भी मन नहीं होता ना अंदर से, तो इतना तो आपको करना पड़ेगा। मेरी एक्सपेक्टेशन है, समझ रहे हो, और आपकी एक्सपेक्टेशन होगी सर अच्छे से पढ़ाएं भाई, तो आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट दिखाओ जल्दी से फटाफट, ठीक है। तो अब देखो जल्दी से, एक्सपेक्टेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स की क्या एक्सपेक्टेशंस होती है। एम्प्लॉयर्स मतलब होता है ओनर, शेयर होल्डर, मैनेजर। एक होता है एम्प्लॉयज, एक होता है एम्प्लॉयर्स। तो एम्प्लॉयर्स मतलब बॉस, ओनर्स। एम्प्लॉयज मतलब जो जॉब करते हैं अंडर में, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स की क्या एक्सपेक्टेशन है। पहली एक्सपेक्टेशन एम्प्लॉयर की, सेफ्टी ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय देम। उसकी सेफ्टी होनी चाहिए, किसकी, कैपिटल की, जो भी उसने पैसा लगाया है उसकी सेफ्टी होनी चाहिए। नंबर 2, अ फेयर एंड रेगुलर रिटर्न। भाई जितना पैसा लगाया उसी के बेसिस पे उसको फेयर रेगुलर रिटर्न मिले, कोई चीट वगैरह ना हो, कोई धोखा ना हो शेयर होल्डर के साथ। कैपिटल एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट। कैपिटल एप्रिसिएशन मिलनी चाहिए इन द वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो भी है उसमें एप्रिसिएशन होना चाहिए। भाई उसने प्रॉफिट लगाया है, अपने इन द वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट उसको एप्रिशिएट करना चाहिए और कुछ प्रॉफिट वगैरह बढ़ा देना चाहिए। एक्यूरेट एंड रेगुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्किंग एंड फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द कंपनी। कंपनी की जो भी फाइनेंशियल हेल्थ हो, पोजीशन हो, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन देती रहनी चाहिए। ये धोखा नहीं करना चाहिए, बताना चाहिए शेयर होल्डर को, ठीक है। नंबर 5, इक्वल पार्टिसिपेशन इन पॉलिसी डिसीजन ऑफ द कंपनी। तो मतलब कोई भी वो बड़ी मीटिंग हो रही हो, कोई डिसीजन लेना हो, तो सबको इक्वल पार्टिसिपेशन देना चाहिए पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में, बराबर से सब लोग पार्टिसिपेट करने चाहिए। ये एक्सपेक्टेशंस होती है किसकी, हमारे एम्प्लॉयर्स की, ओनर, शेयर होल्डर और मैनेजर की। समझ में आया, नहीं आया, क्लियर है। तो 5 इंपॉर्टेंट्स देख के जाना, 5, ठीक है। और आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं बता दूंगा, लास्ट ईयर बताया था आप लोगों की सेपरेट वीडियो है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा। फिलहाल आप इसके लिए मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। एम्प्लॉयर्स लिख लो कहीं पे, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट और सोसाइटी, इनके 5-5 करोगे। सप्लायर, क्रेडिटर, इनके 2-2 कर लो, बहुत है। लेकिन एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट और सोसाइटी के 5-5 करने हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो अब देखो लिखना क्या है इसमें, उसके बाद एम्प्लॉयर्स के बाद आपका एम्प्लॉयज है। देखो स्क्रीन पे ही रहोगे, बता देता हूँ डायरेक्ट। एम्प्लॉयज की क्या एक्सपेक्टेशन है। नंबर 1, सिक्योरिटी ऑफ जॉब एंड कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस अंडर कंजीनियल कंडीशन। जॉब की क्या हो, सिक्योरिटी हो, और जहाँ पे सर्विस हमेशा कंटिन्यू चलती रहे और एक अच्छी कंडीशन में चले। नंबर 2, अ फेयर रेम्यूनरेशन इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी। एक फेयर रेम्यूनरेशन मिले, मतलब चाहते हैं कि भाई जितना काम करा रहे हो, 10 घंटे काम करो, 10 उसके हिसाब से सैलरी मिले। ये नो काम ज़्यादा करा लिया, बेचारे को सैलरी नहीं दे रहे हो, टहला रहे हो 2-2 महीने के लिए, नहीं, फेयर रेम्यूनरेशन मिले। फेयर रेम्यूनरेशन का मतलब एक अच्छा अमाउंट मिले, एक अच्छी सैलरी मिले। नंबर 3, सेफ एंड कंफर्टेबल वर्किंग इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, सेफ और कंफर्टेबल होना चाहिए, ठीक है, अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि बेचारे की जान चली जाए, छत से कुछ गिर जाए, समझ रहे हो, अच्छी जगह पर होना चाहिए। वो ये नहीं धूप में काम करा रहे हो, धूप छत पे हो तो टेंट लगवा देना चाहिए, ये सब सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये एक्सपेक्टेशन है, करो चाहे ना करो, उनकी एक्सपेक्टेशन है भाई, ठीक है। नंबर 4, वेरियस वेलफेयर फैसिलिटीज सच एज हाउसिंग, मेडिकल, सोशल सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ पेंशन। मतलब उनकी एक्सपेक्टेशन, उनको पेंशन मिले, प्रोविडेंट फंड मिले, कभी एक्सीडेंट वगैरह जो तो हेल्थ फैसिलिटी मिले, ये सारी एक्सपेक्टेशन होती है एम्प्लॉयज़ की। नंबर 5, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, सेल्फ डेवलपमेंट, प्रमोशन एंड करियर ग्रोथ। एजुकेशन मिले, सेल्फ डेवलपमेंट हो, उनके ये काम करते चल रहे वैसे ही चलते चले 10 साल तक, मतलब कुछ ना कुछ ग्रोथ होनी चाहिए, और क्या होना चाहिए, करियर में ग्रोथ मिले जहाँ पर उनको फ़ायदा मिल सके। आगे क्या है, प्रोटेक्शन फॉर ट्रेड यूनियन राइट्स, अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द प्रॉफिट मैनेजमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीज़ें हैं। बस 5 पॉइंट लेना पे आप 5 करके चले जाना। इसके बाद बेटा एक्सपेक्टेशंस ऑफ सप्लायर, देखो आ रहा होगा, आ रहा है, ठीक है। नंबर 1, सप्लायर की क्या एक्सपेक्टेशन, आपको सामान पहुंचाता है उसकी एक्सपेक्टेशन क्या होगी भाई। नंबर 1, फेयर प्राइसेस फॉर द सप्लाईज। फेयर प्राइसेस मिलना चाहिए, मतलब
जो भी सप्लाई करता है ना, अब उससे आपने 1000 का सामान लिया, अब उसको टहला रहे हो भाई आज 500 ले लो, कल 100 ले लो, 100 ले लो। अब बस ये नहीं, फेयर प्राइसेस मिलना चाहिए, ठीक है। नंबर 2, रेगुलर टाइमली पेमेंट अकॉर्डिंग टू क्रेडिट टर्म्स। जितने टाइम की बात हुई है उसी हिसाब से आपको पेमेंट करनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे। नंबर 3, रीजनेबल टर्म्स ऑफ डिलीवरी एंड पेमेंट, मतलब जो टर्म्स एंड कंडीशन है डिलीवरी की वो क्या होनी चाहिए, रीजनेबल होनी चाहिए, बेवकूफ़ नहीं बनाना उसको, हाँ। नंबर 4, रेगुलर ऑर्डर फॉर सप्लाई, ऑर्डर उसको रेगुलर बेसिस पर चाहिए। मान चलिए आज ले लिया पार्ले जी बिस्किट, अब 1 महीने बाद ले रहे हो, फिर दुकान वो बेचारा क्यों आएगा आपकी दुकान पे, तो रेगुलर बेसिस पे लो, इतना रहे कि उसका भी कुछ फायदा होता रहे रेगुलर बेसिस पे आने पे। नंबर 5, करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनीज फाइनेंशियल पोजीशन, जो भी सप्लायर है उसको अपनी कंपनी की अच्छी खराब जो भी पोजीशन हो बता दो। मान चलिए झूठ बोल दो हमारी पोजीशन तो बहुत अच्छी है, और उससे उधार लाखों का सामान उधार पे ले लिया, बेचारा लॉस में आ जाएगा ना, ऐसा ना करो, धोखा मत दो, ठीक। हेल्दी एंड कोऑपरेटिव इंटर बिजनेस रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, हेल्दी एंड कोऑपरेटिव रिलेशनशिप होना चाहिए। मतलब हेल्दी का मतलब सप्लायर और जो भी दुकानदार है उसके बीच में रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, ठीक। क्लियर है। आगे बेटा एक्सपेक्टेशन ऑफ क्रेडिटर्स, क्रेडिटर की एक्सपेक्टेशन होती है सेफ्टी ऑफ द लोन गिवन बाय देम टू द एंटरप्राइज, जो भी लोन दिया है उसने उसको क्या मिलना चाहिए, सेफ्टी होनी चाहिए, पैसा लेके भाग मत जाओ। नंबर 2, रेगुलर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट द स्पेसिफाइड टाइम, भाई जिस टाइम में बात हुई उसी हिसाब से उसको पैसा वापस कर दो। रिटर्न ऑफ लोन ऑन द एक्सपायर्ड ऑफ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड, जो भी डेट एक्सपायरी है उसी टाइम उसको पैसा दे देना चाहिए। एक्यूरेट अप टू डेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द एंटरप्राइज, जो भी फाइनेंशियल हेल्थ है आपकी कंपनी की उसके बारे में रेगुलर और अप टू डेट इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। बच्चों वाली चीज़ है, समझ में आ रहा होगा ना, लेकिन है तो पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। आगे सिक्योरिटी इन द फॉर्म ऑफ मॉर्गेज ऑफ द एसेट फाइनेंशियल गारंटी बाय ओनर ऑफ एंटरप्राइज, कुछ ना कुछ मॉर्गेज रखना चाहिए। मॉर्गेज का मतलब होता है गिरवी रखना। जैसे आप लोन लेने गए तो बोला क्या गिरवी रखोगे, मैंने अपना घर गिरवी रख दिया, तो आपने किसी से लोन लिया ना, तो कुछ ना कुछ अपनी बाइक कार मोबाइल अपने हिसाब से गिरवी रख दो, ताकि ना दे पाओ तो वो आपका सामान ले सके। ये चाहता है कौन, क्रेडिटर की, अगर पैसा नहीं मिलेगा मुझे तो यहाँ से मिल जाएगा, ठीक। क्लियर हुआ। उसके बाद है एसोसिएट और कॉम्पिटिटर्स, ये सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको काट दो। फिर है एक्सपेक्टेशंस ऑफ गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो गवर्नमेंट की सबसे पहले एक्सपेक्टेशन ये होती है कि टू फॉलो द लॉ एंड रूल रेगुलेशन ऑफ द कंट्री, जो भी लॉ एंड रेगुलेशन है उसको फॉलो करो कंट्री का। नंबर 2, टू पे ऑल टैक्सेस ऑनेस्टली रेगुलरली इन टाइम, सारे टैक्सेस को पे करो ऑनेस्टली से, रेगुलरली पे करो और टाइम पे करो, ठीक। नंबर 3, टू अवॉइड करप्टिंग पब्लिक सर्वेंट, जो भी करप्ट सर्वेंट हैं, चीट करते हैं और घूस लेते हैं, है ना, इन रिश्वत लेते हैं, उन लोगों को करप्ट है उनको अवॉइड करना चाहिए। नंबर 4, टू मेक प्रॉपर यूज ऑफ स्कार रिसोर्सेज टू द नेशन, जितने भी रिसोर्सेज हमारे पास है लिमिटेड है तो उसको प्रॉपर यूज करना चाहिए, उसको वेस्ट नहीं करना चाहिए, गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन। नंबर 5, टू असिस्ट इन सॉल्विंग नेशनल प्रॉब्लम लाइक पॉवर्टी अनएम्प्लॉयमेंट अनबैलेंस रीजनल ग्रोथ एक्सेट्रा, वो चाहती पॉवर्टी कम करो, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दो, जितने ज़्यादा लोगों को नौकरी दोगे तो गवर्नमेंट का भी तो फायदा होगा। अगर मैं दुकान खोलूँ और 4 लोग को रखूँ तो गवर्नमेंट को भी लगेगा ना एम्प्लॉयमेंट दे रहा हूँ, समझ रहे हो, तो ये सारी चीज़ों में हेल्प चाहती है गवर्नमेंट। ये 5 एक्सपेक्टेशंस हो गई। छठा है टू अवॉइड मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर, मोनोपोली को अवॉइड करना चाहिए। ये ना कि ऐसा कोई सामान कर बेचो कहीं और ना मिले, अपने आप को ऐसा बना लो कि सब लोग मेरे पास आए, तो मोनोपोली गवर्नमेंट नहीं चाहती। मोनोपोली यानी सिंगल शेयर ना हो, ठीक है। ये होगी गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन। लास्ट एक्सपेक्टेशन ऑफ जनरल पब्लिक या सोसाइटी, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन है वही चीज़ है, पॉल्यूशन ना फैलाओ, कूड़ा खर्चा ना करो, बगल वाले को दिक्कत ना दो, समझ रहे हो कि नहीं, तो ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आपके बगल में जो बैठा है ना उसको दिक्कत ना हो, समझ रहे हो। नंबर 1, टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट फ्रॉम ऑल टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, जितने तरह के पोल्यूशन है उससे प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। नंबर 2, टू प्रोड्यूस सोशली डिजायरेबल प्रोड्यूसर इन अकॉर्डिंग विद नेशनल इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटीज, सोशली डिजायरेबल ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जो लोगों के नेशनल इंटरेस्ट में फ़ायदा करे। नंबर 3, टू हेल्प वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय गिविंग द प्रेफरेंस एम्प्लॉयमेंट एंड अदर फील्ड्स, एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिलना चाहिए। सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होती है भाई ये कंपनी इतनी बड़ी खुली है तो हमको भी एम्प्लॉयमेंट वगैरह मिले, ठीक है। टू इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का अच्छा हो, है ना, ये सारी अच्छे सामान लाओ, अच्छे सामान बनाओ, अच्छी क्वालिटी की बनाओ, ये सब एक्सपेक्टेशंस होती है। टू डोनेट फंड्स फॉर चैरिटेबल एंड पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटी, साथ ही साथ क्या करो, डोनेट करो। क्या डोनेट करोगे, चैरिटेबल फंड में कुछ पैसे डोनेट करो, उनका भी फायदा हो, ये सारी एक्सपेक्टेशंस होती है हमारी सोसाइटी की, समझ में आ रही बात। तो सब आदमी की अपनी अपनी ज़िंदगी है, सबकी अपनी अपनी एक्सपेक्टेशंस है, तो यही एक्सपेक्टेशंस है। इसमें आपका एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर्स, गवर्नमेंट और सोसाइटी जरूर से देख लेना 5-5, बाकी जो 3 ठो है उसके 2-2 पॉइंट देख लेना, दैट इट विल बी इनफ, समझ में आ रही बात।
बाकी इस चैप्टर में आपको स्टेक होल्डर की मीनिंग इंपॉर्टेंट है और स्टेक होल्डर और कस्टमर में डिफरेंस, 5 डिफरेंस वो पढ़ के चले जाना, ठीक है। बाकी काम हो जाएगा आपका। बाकी कुछ और इधर उधर से आता है तो बाकी बना के लिख देना, हो जाएगा, ठीक है। लेकिन मेनली आप ये 4 इधर और उधर स्टेक होल्डर की मीनिंग और स्टेक होल्डर कस्टमर में डिफरेंस जरूर से देख लेना। क्लियर हो गया? तो ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब स्टेक होल्डर एनालिसिस आपको सिलेबस का पार्ट है नहीं, नेक्स्ट वीडियो आपकी कल आएगी जिसमें मार्केटिंग एंड सेल्स पढ़ाएंगे। अब लेकिन मार्केटिंग सेल्स पढ़ाने से पहले भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, एटलीस्ट 100 व्यूज़ तो आने चाहिए भैया एक दिन में, तो फिर मेरा भी मन करेगा कि हाँ चलो कल वीडियो अपलोड करे जाए। नहीं आएंगे तो कहाँ से मन करेगा? तो ज़्यादा से लोगों को शेयर करो, नोट्स भी मिल रहा है, सब कुछ तो अवेलेबल है आप लोगों के लिए, समझ में भी आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं उनको शेयर करो और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।